नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा था। तो उसमें हम लोगों ने जो है 6 केस देखे थे। 6 से प्रतिबिंब का बनना हम लोगों ने समझ लिया था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला केस हम लोगों का क्या था? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण में, ठीक है। जैसे ये हम लोगों का अवतल दर्पण था। इसमें कलई जो है बाहर की ओर की होती है, पॉलिश, ठीक है। और परावर्तक तल जो है केंद्र की ओर होता है, वक्रित होता है, ठीक। तो ये दर्पण का जो ध्रुव होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पर जो है फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। अब मान लीजिए यह है अनंत, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु ए बी रखी है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जैसे जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस आ जाती है। इसी तरीके से पॉइंट बी से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी, वो भी परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो है वस्तु के प्रत्येक बिंदु से जो है प्रकाश की किरण जाती है और टकराने के बाद यही नियम का पालन करती है। आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर चली जाती है। तो वही नियम यहाँ पर पालन हुआ है। इसमें क्या आप लोगों ने देखा कि मुख्य फोकस पर जो है प्रतिबिंब बना है, तो अनंत पर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहली बात तो ये कि बिंदु के आकार का बनेगा, ठीक, मतलब वेरी स्मॉल। दूसरा पॉइंट क्या है, कहाँ बनेगा? फोकस पर। तीसरी बात क्या थी? वास्तविक बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा जो है अधिकतर प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है। केवल एक केस ऐसा होता है जिसमें जो है आभासी बनता है, और हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो ये इससे जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा इस केस में, ठीक। रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक। अब दूसरा केस हम लोगों ने क्या देखा था? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, मतलब अब थोड़ा सा और आगे ले आए हैं। जैसे ये अनंत है तो थोड़ा सा आगे, जैसे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, ठीक है। तो फिर से ये दूसरा केस है। ये हम लोगों का दर्पण है, ये ध्रुवी है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। जैसे मान लीजिए वस्तु जो है यहाँ रखी है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा वस्तु को जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा वस्तु को जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, ठीक। कभी भी अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे प्रकाश की किरण आएगी, तो आप लोगों ने देखा है ए बी है कोई वस्तु है, ठीक। आप लोगों ने देखा, जानते हैं नियम के अनुसार कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से चली जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी किरण मान लीजिए यहाँ से आएगी वक्रता केंद्र से। तो आप लोगों ने यह भी नियम पढ़ा था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है जिस रास्ते से आती है, ठीक है। तो ये उसी रास्ता वापस चली जाएगी। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब हम लोग कभी भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो देखते हैं कि जो बी पॉइंट होता है, बी पॉइंट, इसके बारे में हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो हम लोगों से गलती क्या होती है, अब जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं ये किरणें, हम लोगों को लगता है कि ये भी तो एक पॉइंट ही बना है, तो कैसे ये प्रतिबिंब लोग कहते हैं कि छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो ये नहीं समझ में आता है।
तो मेन प्रॉब्लम यह है, जो हम लोग बी को भूल जाते हैं, तो बी से भी प्रकाश की किरण जाती है। मैंने आपको बताया कि हर पॉइंट से, वस्तु के हर पॉइंट से प्रकाश की किरण जाती है, और जो परावर्तन के पश्चात जो है, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए कट करती है। ठीक है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी, आप लोगों ने देखा कि यह भी किरण जो है वक्रता केंद्र से ही जा रही है, तो ये भी परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि ऊपर वाले बिंदु का, जो ए वाले बिंदु का प्रतिबिंब बना, वो तो यहाँ बना, और नीचे वाले बिंदु का प्रतिबिंब जो बी है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चला कि ये जो है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है। ठीक है, यहाँ होगा हम लोगों का ए डैश और ये होगा बी डैश। ठीक, ये हम लोग का दूसरा केस था। तो इस क्या मिला, पहली बात तो कहाँ बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है। दूसरा केस क्या है कि ये वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, वस्तु से छोटा। ठीक, तीसरी बात, इससे भी अभी ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि असलियत में कट करती हुई देखो प्रकाश की किरण दिख रही है, तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये हम लोगों का दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुत सी चीजें आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, जो आप लोग समझेंगे तो लगेगा कि हाँ आज मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, पहले देखते जाइए ध्यान से। तीसरा केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अब जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी हो, मतलब सी पर हो वस्तु। ठीक है, तो क्या होता है, सी पर हो तब, तो जैसे ये हम लोगों का दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव P है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक, ये जैसे मान लीजिए कि फोकस है, ये वक्रता केंद्र C है। ठीक, अब वस्तु जैसे इस पर रखी है, ए बी है, ये कोई वस्तु, ये बी है, ए है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी किरण अगर फोकस से जाएगी तो क्या होगा, यह किरण जो है परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, अगर स्केल का यूज करेंगे और ढंग से यूज करेंगे तभी जो है ये कट कर पाएगी किरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कट करेगा, ऐसे जाएगी ये प्रकाश की किरण। अगर बराबर कोण नहीं बनाएंगे तो जो है सही जगह कट नहीं करेगा, तो ऐसे जाएगी ये प्रकाश की किरण। ठीक है, तो ये जो है कट करेगी यहीं पर सी पर कट करेगी। ठीक है, तो यहाँ भी वस्तु का जो है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ए डैश, और यहाँ बी डैश बनेगा। तो इससे क्या होगा, पहला क्या होगा, इसका गुण क्या होगा, ये वस्तु के आकार का होगा। ठीक है, के आकार का। दूसरी बात क्या होगी कि ये जो है कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सी पर बनेगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है, ये जो है वास्तविक और उल्टा। तो ये हम लोग का तीसरा केस था। ठीक है, अब चौथा केस हम लोग देखेंगे क्या था हम लोगों का। चौथा केस था हम लोगों का जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ठीक है, सी और एफ के बीच हो, जब सी और एफ के बीच हो तब क्या होगा, मान लीजिए ये हम लोगों का जो है दर्पण है। ठीक, ये हम लोग के दर्पण का ध्रुव है P, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। ठीक है, यह है फोकस, यह है दर्पण का वक्रता केंद्र C। ठीक, अच्छा, दर्पण का जो है, दर्पण का वक्र जो है जितना मतलब बड़ा होगा, दर्पण का फोकस और दर्पण का वक्रता केंद्र उतनी ही दूर होगा। ठीक है, जितना छोटा दर्पण होगा उतने ही नज़दीक उसके फोकस और वक्रता केंद्र होंगे। ये आप लोग सीधी सी बात समझ सकते हैं कि अगर छोटा सर्किल होगा तो उसका केंद्र नज़दीक होगा, बड़ा सर्किल होगा तो उसका केंद्र दूर होगा। ठीक है, इसी बात से
तो अब जो है हम लोग इसे देखते हैं सी और एफ के बीच, जैसे यहाँ कहीं है वस्तु है, ठीक है, वस्तु जो है यहाँ कहीं है। अब ये हम लोगों का जो है बी है, ये ए है, ठीक। अब प्रकाश की किरण पहली गई समांतर, ठीक है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आ गई, ठीक। दूसरी किरण मान लेते हैं, और भी किरणें जाती हैं, हर पॉइंट से किरणें जाती हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए ये है हम लोगों का दर्पण। अब यहाँ से कोई किरण गई तो ऐसा लग रहा है ये किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, ठीक है। लग रहा है कि ये किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। तो इसका क्या होगा, जब एक किरण, आप लोगों ने नियम पढ़ा है, जब कोई किरण जो है दर्पण के वक्रता केंद्र से आती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से जो है वापस चली जाती है, ठीक है, वापस चली जाती है। तो इसी रास्ते पर वापस आ गई। अब देखिए इस बात को आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि जो बी पॉइंट का होता है उससे भी किरण जाती है, ठीक है। नहीं तो आप हमेशा कभी भी आप लोग वस्तु के प्रतिबिंब का आकार नहीं बता पाएंगे, साइज नहीं बता पाएंगे कि किस साइज का होगा। इसलिए आप लोग बी पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो किरण आएगी वो भी वक्रता केंद्र से ही है, समझ लीजिए। तो ये भी परावर्तन के पश्चात उसी रेखा में वापस चली जाएगी। अब देखिए ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। जहाँ कट कर रही हैं उसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक। यहाँ ए डैश प्राप्त होगा हम लोगों को, यहाँ बी डैश प्राप्त होगा, ठीक है। तो ए डैश बी डैश जो हम लोग को प्राप्त हुआ उससे पता चला कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है, ठीक है। देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ वस्तु कितनी छोटी है और प्रतिबिंब कितना बड़ा होना है, ठीक है। तो इसका गुण क्या हो गया, पहला नंबर इसका गुण क्या है, वस्तु से बड़ा, मतलब मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड है। दूसरा गुण क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जैसे ये अनंत इधर होगा कहीं, ये वक्रता केंद्र है तो इसके बीच में कहीं बना है, ठीक है, अनंत सी के बीच, ठीक। तीसरा गुण हम लोगों का क्या है, तीसरा गुण यह है कि ये हमेशा भी जो है वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक। अब हम लोगों का पांचवा केस क्या है, पांचवा केस हम लोगों का ये था जब वस्तु फोकस पर रखी हो, ठीक है, जैसे फोकस पर रखी हो। जब फोकस पर रखी हो तब क्या होगा, इसका भी फिगर हम लोगों ने बनाया। जैसे ये हम लोगों का दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव P है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक। ये दर्पण का फोकस है F, ये दर्पण का वक्रता केंद्र है C, ठीक। अब वस्तु जैसे फोकस पर रखी हो, ठीक है, फोकस पर रखी हो, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण गई, ठीक। अब देखिए एक चीज आप लोग और ध्यान में रखेंगे कि हर जगह से वस्तु के हर बिंदु से, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है। आप लोग कभी देखे होंगे कि जैसे आपके किसी कमरे में मिरर लगा है, दर्पण लगा है, ठीक है, और आप लोग चेहरा देखने गए, ठीक। अब पता चला कि लाइट अचानक से कट गई, जैसे कमरे में लाइट जो है कट गई, लाइट नहीं है, बल्ब नहीं जल रहा है। तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि जब हम लोग शीशे में अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, तो हम लोगों का चेहरा जो है पूरी तरीके से साफ नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा जो है कहीं साफ दिखता है, कहीं काला दिखता है, पूरा नहीं दिखता, कहीं नाक दिखती है एक साइड का या कुछ दिखता है, ठीक है। तो उससे क्या हम लोगों को पता चलता है कि चेहरे के जिस साइड पर हम लोगों के प्रकाश पड़ता होता है उसी साइड का हम लोगों को, क्योंकि प्रकाश जब चेहरे पर पड़ता है तो वो चेहरे से टकराकर प्रकाश की किरण जो है दर्पण पर जाती है, और दर्पण से टकराने के बाद जो है वो परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है।
तो अगर जिस चेहरे के जिस बिंदु का हम लोगों के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण नहीं पड़ती है, उस बिंदु का जो है हम लोगों को प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका प्रतिबिंब बनता ही नहीं। इसलिए वस्तु के हर बिंदु से जो है प्रकाश की किरण निकलती है, मतलब जाती है परावर्तन के पश्चात, तभी प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, अगर हम लोग टार्च अपने चेहरे पर जला लेते हैं या कोई मतलब फ्लैश लाइट जला लेते हैं, तो हम लोगों का चेहरा जो है पूरी तरीके से दिखने लगता है दर्पण में। इसका मतलब क्या है कि हर बिंदु का जो है अब प्रकाश का हर बिंदु से प्रकाश जो है परावर्तन होकर निकलती है, तो दर्पण से टकरा के परावर्तन के पश्चात उससे भी जो है प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश की किरण निकली, समांतर है मुख्य अक्ष के, तो यहाँ ये फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी किरण, अब दूसरी किरण मान लीजिए यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ से। अब ये भी किरण जो है, देखिए, ये मान लीजिए कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो है वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो ये भी किरण ये परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से निकल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो किरणें हैं बिल्कुल समांतर हैं। देखिए, समांतर हैं, मतलब लग रहा है कि ये आगे जाकर कहीं मिलेंगी, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये कहाँ मिलेंगी। मतलब कि ये जो है कहीं जाकर मिलेंगी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ मिलेंगी। इसका मतलब अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, अनंत पर। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान से याद रखना है, क्योंकि इसका हम लोग अपने भौतिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, इसका ये 5वां नंबर केस जो है, इसका हम लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो इसका गुण क्या हो गया? पहला नंबर ये कि ये जो है वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, मैग्नीफाइड। ठीक है, कहाँ पर बनेगा? दूसरा केस अनंत पर। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि ये वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, ठीक, तो ये हम लोग का 5वां केस था। अब हम लोग पढ़ेंगे 6वां केस क्या था। 6वां केस हम लोगों का क्या था? जब वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो। ठीक है, देखिए, एफ और पी के बीच हो, तब जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो है हम लोग का दर्पण है। ठीक है, अच्छे से चित्र बनाएंगे आप लोग। ठीक है, पेपर में उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर दर्पण का कहीं ध्रुव होगा पी। ठीक, जितना बड़ा दर्पण का द्वारक होगा उतनी ही दूरी पर उसका फोकस होगा। ये मुख्य अक्ष है। मान लीजिए फोकस यहाँ है। ठीक, ये है वक्रता केंद्र सी एफ। ठीक, अब वस्तु यहाँ पर रखी है मान लेते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, 2 पॉइंट। ठीक, अब जैसे कोई प्रकाश की किरण आएगी। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई प्रकाश की किरण आती है, ये समांतर है। ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक, लेकिन अब आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे कोई प्रकाश की किरण आई तो फोकस से होकर कहाँ जा पा रही है? क्योंकि ये एक बार वस्तु से ही यहाँ पर मिल जा रही है। ठीक है, तो ये बाहर नहीं जा पाएगी। अब जैसे कोई दूसरी किरण है, ये यहाँ से आई तो ये दर्पण के ध्रुव से टकराई। ठीक है, आप लोगों ने ये भी जाना है, यहाँ से टकराने के बाद जो है समान कोण बनाती हुई जैसे तिर्यक रेखा में चली जाएगी। ठीक, दूसरी किरण मान लीजिए कि जो है यहाँ से आ रही है, प्रतीत हो रहा है कि ये वक्रता केंद्र से जाएगी। ठीक, तो जो है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है समांतर नहीं है, ये धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। ये किरणें जो है दूर होती जा रही हैं धीरे धीरे।
तो इन दोनों को जो है हम लोग अगर पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों किरणें आपस में जो है कुछ दूर पर मिल जाती हैं जाके। देखिए यहाँ पर मिल गई, ठीक। अच्छा, बी पॉइंट का हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट का है इसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब हर पॉइंट से यहाँ जो है परावर्तन के पश्चात किरणें जाती हैं, तो यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, सब जगह से जाएगी, ठीक है। अब देखिए, तो ये दोनों जहाँ पर कट कर रही हैं वहीं से हम लोग जो है इसका मिला देते हैं। यहाँ पर बी डैश बनेगा, यहाँ पर ए डैश बनेगा। अब देखिए, ये एक स्पेशल केस हो गया है अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण का ये एक स्पेशल केस है कि इसमें प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, पहला कहाँ बनेगा, पहली बात तो बड़ा बनेगा, ठीक है। दूसरी बात कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तीसरी बात सीधा और आभासी, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्पेशल केस होगा, क्योंकि अवतल दर्पण से जो है इसी केस में केवल प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी बनता है, बाकी सब में जो है वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसका भी हम लोगों के भौतिक जीवन में प्रयोग है, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा पांचवा केस, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। तो उसका प्रयोग क्या हो गया, पहला उसका प्रयोग क्या हो गया, जैसे आप लोगों ने ये देखा है, ठीक है, आप लोगों ने ये देखा है, ये केस अभी मैंने आपको बताया है। जब वस्तु फोकस पर रखी हो, ठीक है, तो ये जो है अनंत पर जाकर मिलती है, मतलब मिलती यहाँ पर दिख नहीं रही, मतलब ये जो है एक ऐसे ही रोशनी टाइप का एक सीधी जाएगी, ये अनंत पर मिलेगी। तो इसका प्रयोग हम लोग अपने भौतिक जीवन में कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग जो है सर्च टार्च, सर्च लाइट जिसका यूज जो है पुलिस वाले लोग करते हैं, जैसे चोरों को रात में ढूंढने के लिए करते हैं, ठीक है, सर्च लाइट का प्रयोग करते हैं। इसका हम लोग अपने भी घरों के टार्च में प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है एक समांतर बीम बनाती है, समांतर बीम बनाती है, मतलब ये जो है थोड़ा सा चौड़ा लाइट होगा प्रकाश, और जो है बहुत दूर तक, मतलब अनंत तक जाता है, ठीक है। मतलब ये कहीं मीट ऐसे मिलती नहीं है कि जो पॉइंट वाला जो है प्रकाश बनाने, ये पॉइंट वाला प्रकाश नहीं बनाती है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग सर्च लाइट और टार्च में जो है प्रयोग करते हैं। आप लोग कभी अगर टार्च को घर पर खोले होंगे, देखे होंगे, तो टार्च के अंदर एक कटोरी नुमा जो है एक रचना होती है टार्च के अंदर, जहाँ पर बल्ब लगा होता है, और ये तल जो होता है बहुत परावर्तक होता है, अच्छा सा परावर्तक होता है, मतलब चांदी की तरीके से चमकता है। यही जो होता है ये दर्पण होता है, यही अवतल दर्पण होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जो है अपने घर पर टार्च को जो है देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रयोग, ठीक। और दूसरी चीज जो मैंने आपको अभी बताई है कि जब वस्तु जो है, ये वाला केस, इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है डॉक्टर लोग करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है। डॉक्टर वो कौन से डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक, दांत वाले डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, अच्छा, आप लोगों ने कभी भी दर्पण को देखा होगा, जैसे आप लोगों कहीं देखा है, तो वो ऐसा थोड़ी जैसा हम लोग चित्र में बनाते हैं इतना गोल होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है, टार्च वगैरह में होता है। असलियत में दर्पण जो है तो बहुत हल्का सा जो है, बहुत हल्का सा ऐसे जो है वक्रित होता है, ठीक है। तो इस दर्पण का हम जो है प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं। तो जैसे जितना कम वक्रित होगा, जितना कम वक्रित होगा दर्पण, उसका फोकस उतनी ही दूरी पर होगा, जैसे इतनी दूरी पर हुआ, ठीक है, और उसका वक्रता केंद्र उससे भी दूरी पर होगा। इसको समझ लिए, बहुत बहुत जरूरी बात है ये। तो फोकस जो है इसका दूरी पर होगा, मतलब क्या होता है कि हम लोगों के जो दांत होते हैं वो मुंह के अंदर होते हैं। तो यहाँ तो हम लोग चित्र में देखते हैं कि फोकस तो दर्पण के बहुत नजदीक हम लोग ऐसे बना लेते हैं, तो मुंह के अंदर का दांत जो है इतनी अंदर होता है, तो फोकस तो बहुत नजदीक हम लोग इसमें देखते हैं। लेकिन
जितना वक्रित, कम वक्रित जितना जो है दर्पण होगा उसका फोकस उतनी ही दूरी पर होगा। मतलब कि अगर दांत थोड़ा दूर भी रखा है तो वो जो है दर्पण के फोकस पर जो है आ जाता है, ठीक है, या दर्पण के फोकस के जो है अंदर आ जाता है, दर्पण के फोकस के अंदर और पी के और दर्पण के फोकस के बीच में आ जाता है। इसी वजह से उसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, हम लोग देखते हैं। मतलब ये होता है कि डॉक्टर लोग हम लोगों का दांत जो देखते हैं तो वो सीधा ही दिखाई देता है उन लोगों को, और दांत जो है हम लोगों के असली दांत से जो है बड़े दिखाई देते हैं। तभी वो उसमें समझ पाते हैं कि इसमें कौन सी कमी है, मतलब किसी भी पेशेंट के, मरीज के दांत में कौन सी कमी है, कीड़े लगे हैं कि टूट गए हैं, क्या हुआ है, तभी वो जान पाते हैं। मतलब कि हम लोगों को जो है, मतलब डॉक्टर लोग उसका यूज जो है दांत को बड़ा करके देखने, जूम करके, जिसको आप लोग कहते हैं जूम इन करके देखने के लिए उसका जो है प्रयोग करते हैं। तो ये छठवां वाला केस फोकस और पी के बीच में जब रखा जाता है, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। तो इसका केस क्या हो गया, जो है टार्च में प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है। दूसरी बात, सर्च लाइट में पुलिस लोग जो यूज करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, इसका प्रयोग जो है हेडलाइट जो होती हैं गाड़ियों की हेडलाइट, आप लोगों ने गाड़ियों की हेडलाइट, जो मेन वाली बड़ी वाली लाइट आगे की होती है, उसको देखा होगा। तो उसके अंदर बल्ब के किनारे एक चमकदार जो है कटोरे के भांति जो है आकृति बनी होती है, वही जो है ये दर्पण होता है, जिससे ये जो है परावर्तित होकर उसका प्रकाश जो है गाड़ी के आगे जो है जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग इसमें हो गया, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दंत चिकित्सक द्वारा, ठीक है, दंत चिकित्सक द्वारा, ठीक है। इस तरीके से जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हम लोगों के भौतिक जीवन में। और भौतिक जीवन में जो प्रयोग होते हैं उसको हम लोगों को पढ़ाई के समय जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या यूज होता है तो ये तो पढ़ाई केवल एक पढ़ाई बोझ बनकर रह जाती है, ठीक है। असलियत में अगर जो हम लोगों का उसका मतलब पता चले तो हम लोगों को पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग आज देखेंगे इसमें, ठीक है। आप लोग जानते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। ये होता है हम लोगों का उत्तल दर्पण, मतलब क्या कि उसके वक्रित, मतलब केंद्र की तरफ वाले भाग पर जो है पालिश किया होता है, कलई किया होता है, और उसका परावर्तक तल जो होता है वो बाहरी वाला हिस्सा होता है। आपको मैंने याद करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होगा P कहीं पर, ठीक है। यह दर्पण का मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये दर्पण का, अब यहाँ तो दर्पण का जो फोकस होगा, जैसे P यहाँ पर है, दर्पण का फोकस जो है अंदर की ओर होगा वक्रित, तो फोकस को F लिख लेंगे, और वक्रता केंद्र भी अंदर की ही ओर होगा C, ठीक है। तो अब देखिए पहला केस क्या है, जब वस्तु जो है अनंत पर रखी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ अनंत है कहीं, ठीक है। अब यहाँ वस्तु जो है रखी है, ठीक है। ये B है, ये A है। तो अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे ऐसे, ऐसे कोई प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे, तो अब क्योंकि ये जो है किसी भी प्रकाश की किरण को फैला देता है, ठीक है, फैला देता है, ठीक है। ये फैला देता है किरणों को, ये फैला देता है, ठीक है। तो जब इस पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो वो जो है परावर्तन के पश्चात ऐसे 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 जो है दूर चली जाएगी, ठीक है, परावर्तन के पश्चात। तो इन किरणों को जो है जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, देखेंगे इसका फोकस जो है थोड़ा और दूर होना चाहिए था, तो ये किरणें जो है आपस में मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये किरणें आपस में जो है मिलती हुई प्रतीत होंगी, ऐसा लग रहा है कि मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब
प्रतिबिंब का क्या गुण होगा? पहली बात तो ये जो है बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। दूसरी प्रकृति इसकी क्या होगी? ये जो है सीधा और आभासी होगा, ठीक है। सीधा और आभासी होगा। तीसरा क्वालिटी क्या है इसका? ये जो है किस पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया पहला केस, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस क्या होगा? ठीक, तब क्या होगा, ठीक है। मतलब कि जब अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखा होगा, कोई भी केस होगा, ठीक है, तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव P है, ठीक। यहाँ कहीं दर्पण का फोकस होगा, क्योंकि बड़ा द्वारक है तो फोकस भी दूर होगा। और यहाँ जो है इसका वक्रता केंद्र C होगा, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ जो है वस्तु रखी है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण इसकी जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी किरण मान लीजिए दूसरी किरण ऐसे आ रही है, ठीक है। ऐसे आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है, मान लीजिए कि ये जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये किरण जैसे आ रही है तो परावर्तन के पश्चात जो है ये उसी मार्ग से वापस चली जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है दर्पण के, तो वो उसी मार्ग से वापस चली जाती है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं, तथा इसको, ये दोनों किरणें आपस में तो कहीं मिलेंगी नहीं, इसलिए इन दोनों को हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ऐसे ये किरण जो है आपस में ऐसे कहीं पर जो है आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ कट कर रही हैं, तो यहाँ जो है दर्पण, यहाँ जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इस जगह पर A डैश B डैश, यहाँ दर्पण द्वारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ से क्या पता चला? क्योंकि ये असलियत में तो मिल नहीं रही, किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए जो किरणें यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा ये आभासी होगा। तो इसका गुण क्या होगा? पहली बात तो ये जो है आभासी होगा और सीधा होगा। दूसरा गुण क्या है? ये फोकस से पहले बनेगा, ठीक है। फोकस से पहले बनेगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है? वस्तु से जो है आकार इसका छोटा होगा, ठीक है। तो ये इसके गुण है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों द्वारा जो है प्रतिबिंब का बनना हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। ठीक, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है इसका प्रयोग हम लोग वाहनों की साइड व्यू मिरर के लिए इसका प्रयोग करते हैं। साइड देखने के लिए वाहनों में इसका प्रयोग जो है साइड देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। वाहनों में
ठीक है। इस तरीके से इसका प्रयोग जो है वाहनों में किया जाता है, ठीक है, पीछे आ रही हुई गाड़ियों को देखने के लिए, जिससे जो है वाहन चलाने में सुविधा होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज क्या देख लेते हैं कि जैसे हम लोगों के पास 3 दर्पण दिए हुए हैं। समतल दर्पण दिया हुआ है, ठीक है, समतल दर्पण दिया हुआ है, ठीक, अवतल दर्पण दिया हुआ है, ठीक है, तथा उत्तल दर्पण दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को दे दिया गया है कि सामने कोई वृक्ष लगा है, मान लीजिए कोई पेड़ लगा है, तो उसको हम लोगों को पता करना है कि कौन से दर्पण से जो है, किस दर्पण से जो है वृक्ष का मतलब उस पेड़ का जो है पूरा प्रतिबिंब देखने को मिल जाएगा। मतलब कि दर्पण चाहे जितना बड़ा हो, चाहे छोटा या बड़ा हो, जो है हम लोग पौधे को देख पाएंगे, पेड़ को देख पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं समतल दर्पण पहले रख के, ठीक है। तो ये समतल दर्पण से हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण जितना बड़ा होता है उससे अधिकतम जो है उतनी ही बड़ी वस्तु देखी जा सकती है। मतलब कि जितना बड़ा दर्पण होगा उतनी ही बड़ी वस्तु देखी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण से क्या होता है? अवतल दर्पण से जो है कोई भी छोटी सी वस्तु हो तो उसको हम लोग जो है बड़े रूप में देख सकते हैं। लेकिन जो है इसका एक और मतलब है, देखिए, ये दर्पण का द्वारक होता है। मतलब जितनी उसकी ऊंचाई होती है उसको दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण के द्वारक से जितनी प्रकाश की किरणें आ पाती हैं, केवल उतनी ही किरणों का जो है प्रतिबिंब हम लोग देख पाते हैं। उतनी ही किरणों का प्रतिबिंब बनता है, उतनी को ही हम देख पाते हैं। तो जितनी किरणों को ये ले पाएगा उतना ही प्रतिबिंब हम लोगों को दिखा पाएगा। अच्छा, इसका द्वारक जो है अंदर की ओर थोड़ा सा झुका होता है अवतल दर्पण का, तो ये जो है कम किरणों को जो है ये ले पाता है, ठीक है। कम किरणों को ये जो है बड़ा करके दिखाता है। तो इससे भी हम लोग पूरी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, मतलब पूरे वृक्ष को नहीं देख पाएंगे। अच्छा, हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण से, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का जो द्वारक होता है ये अंदर की तरफ वक्रित होता है। मतलब इसका जो द्वारक जो होता है वो बाहर की तरफ जो है उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो है, जैसे इसको अगर हम लोग इन रास्तों, जैसे इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या दिखता है हमको? जैसे इसकी सीमा को हम लोग बढ़ा रहे हैं लाइन को, तो हमको क्या दिख रहा है कि मतलब कि लगभग इतनी दूर की किरणें जो आएंगी, मतलब इतनी दूर की जो किरणें आएंगी, मतलब बहुत दूर की जो किरणें आएंगी, वो भी किरणें जो है इसमें जो है वो भी किरणें इस पर जो है दर्पण के द्वारक पर पड़ेंगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर बड़ी भी वस्तु है, कितनी भी बड़ी वस्तु है, तो वो भी जो है उत्तल दर्पण में दिख जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड व्यू मिरर के लिए करते हैं, जिससे पहला कारण यह हुआ। और दूसरा कारण यह हुआ कि इससे जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं कि इससे बहुत सी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनका भी प्रतिबिंब जो है हम लोग साइड व्यू मिरर में जो है छोटे से आकार में, छोटे से मिरर में जो है हम लोग पूरी गाड़ी को देख पाते हैं कि कौन सी गाड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी लंबी चौड़ी है, जिससे हम लोगों को वाहनों को चलाने में जो है सुविधा होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सीखा दोनों का यूज क्या होता है और जो है दोनों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इन दोनों पे बेस्ड जो है कुछ सवाल, इन दोनों पर जो है कुछ आधारित सवाल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो जो है मिल पाए। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी भेजिएगा, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।